हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो हमारा क्लास 12 हिंदी है चैप्टर 2 उसने कहा था उससे बनने वाले वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कितने बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इस चैप्टर से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इन सारे क्वेश्चनों को मैं दोस्तों इस वीडियो में छाट कर लाया हूँ। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इन्हीं सभी क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में आपको विस्तार में बताऊँगा। तो आप कॉपी में लिखते चलिएगा दोस्तों, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसके पीडीएफ का इंतज़ार करते हैं और पीडीएफ लेकर वो लिखते नहीं हैं। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको लिखने का प्रैक्टिस कैसे होगा और फिर आप एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। और अभी आपसे आप अगर लिखते हैं तो आपको लिखते लिखते भी आधा याद हो जाएगा और दोबारा आप उसे पढ़ लेंगे तो वह पूरी तरह आपको याद हो जाएगा। इसलिए अभी से ही लिखने का प्रैक्टिस करें और इसका एक नोटबुक बना लीजिए। चैप्टर बाय चैप्टर मैं सभी का बताऊँगा। चैप्टर 1 का भी बता दो दोस्तों, बातचीत का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। और इस वीडियो में हम चैप्टर 2 उसने कहा था इससे बनने वाले वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इनसे कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, इसमें उसने कहा था कहानी का सारांश लिखे। तो यह दोस्तों पहला क्वेश्चन हुआ, जो कि यहाँ पर दिया हुआ इसका आंसर भी। सारांश लिखने से पहले उसके लेखक के बारे में कुछ लिखना पड़ता है और फिर कहानी के बारे में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इस सभी को एक एक लाइन पढ़कर बताऊँगा। पहले मैं ये बता देता हूँ कि इससे कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसके बाद है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, इसके कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। अब इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए। तो यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह भी हमारे बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं। यहाँ बाद इसके बाद मौलवी वाला आया है और इसके बाद देखें तो इधर और क्वेश्चन है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको लिख लेना है एक कॉपी में और 2-3 दिन लगातार पढ़ना है, उसके बाद ये याद हो जाएगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं, एक एक लाइन आपको विस्तार में पढ़ के बताते हैं। तो यहाँ पर आपको चैप्टर पढ़ने के बाद इसका पहला क्वेश्चन दोस्तों सारांश, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं सभी चैप्टर का। तो सबसे पहले आपको इसका सारांश लिखना है। सारांश लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ लेखक परिचय सबसे पहले 2-3 लाइन लिखना है आपको, और उसके बाद कहानी का जो मेन पॉइंट है उसके बाद हम वो लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेखक के बारे में दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के प्रतिशाली और समर्थ लेखक थे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बन सकता है दोस्तों कि वे किस युग के प्रतिभाशाली लेखक थे। तो ये हो जाएगा द्विवेदी युग। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है। वे मूलतः पुरातत्व, इतिहास, भाषण शास्त्र के प्राकंड विद्वान थे। सृजनात्मक साहित्य उन्होंने बहुत ही कम लिखा है, उन्होंने कुल 3 पंक्तियाँ लिखी है। देखिए यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है दोस्तों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी कुल कितनी पंक्तियाँ कहानियाँ लिखी थी। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। यह ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा भी गया है। उसने कहा था उनकी और हिंदी की सर्वाधिक सशक्त कहानियों में समृद्धित है। इस कहानी पर विमल राय ने एक फिल्म भी बनाई थी तथा कई मंचों पर यह इसे अभिनीत भी किया गया है। यहाँ जो कहानी है दोस्तों उसने कहा था इस पर एक हीरो ने फिल्म भी बनाया। अब जाकर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ये फिल्म आ जाएगा, विमल राय की फिल्म, और इसे कई पर्दों पर दिखाया भी गया था। तो ये 2-3 लाइन हुआ लेखक परिचय। इसके बाद आपको कहानी का जो मेन पॉइंट बनता है उसको लिखना है सारांश में, क्योंकि यह कहानी दोस्तों बहुत बड़ा है और इसमें से सिर्फ आपको मेन पॉइंट लिखना है सारांश में। तो यहाँ पर बताया गया कि उसने कहा था मूलतः एक प्रेम कथा है। यह दोस्तों प्रेम पर बलिदान होने वाला एक कहानी है। यह प्रेम के पवित्र और उदात्त स्वरूप की कथा है, शुद्ध प्रेम का भावनात्मक अनुभव और इस प्रेम के लिए स्वयं की आहुति देने की कहानी है। मतलब इसमें एक लड़का जो कि अपने प्रेम के लिए युद्ध में आहुति दे देता है। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है। इस कहानी का मेन नायक कौन है, लहना सिंह। तो यहाँ पर यह इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है दोस्तों कि इस कहानी का मेन नायक कौन है। तो आपको लिखना है लहना सिंह। वह अंग्रेजों द्वारा शासित भारतीय सेना के 77 सिख राइफल के जमादार थे। तो यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि वो किस पद पर था। तो 77 सिख राइफल के जमादार था। 12 वर्ष की उम्र में वह अपने मामा के घर अमृतसर आया था। यहाँ
8 वर्ष की लड़की जो बाद में उसके रेजिमेंट के सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी के रूप में उससे मिलती है। दोस्तों ये बचपन की बात है, लेकिन वे नौकरी के बाद इससे मिल रही है, प्रति आकर्षित होता है। वह उसके प्रति अपने निश्चल प्रेम को सहेज कर रखता था। यानी जब वो बचपन में उससे मिला था तो वो उससे प्रेम करता था, और फिर उसकी बाद मुलाकात होती है उसके नौकरी के बाद, जो कि बहुत दिन हो चुकी थी, और उसके बारे में लहना सिंह को भी नहीं मालूम था, लेकिन वह उसके सूबेदार ने उस प्रेम को सहेज कर रखती है। कभी उसे जबरन हासिल करने के अधिकार जताने की चेष्टा नहीं करता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह अंग्रेजों के लिए भारतीय सेना की तरफ से जर्मनी के खिलाफ फ्रांस की जमीन पर युद्ध करता है। सूबेदार ने उसे अपने पति हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह की हिफाजत करने के लिए कहता है। जब वो युद्ध पे जा रहा था तो उससे मिलते ही गया था सूबेदारनी से, तो सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा कि हमारे पति हजारा सिंह और बोधा सिंह जो उसकी पुत्र था उसकी हिफाजत करना। यहाँ पर आगे कहा गया है कि लहना सिंह जाम्बा जी से अपनी जान देकर सूबेदारनी के कहे बात को निभाता है। अपने प्रेम के लिए समर्पण की यह मौन भावना जो किसी प्रकार के अधिकार प्रदर्शन और चीख पुकार से रहित है, व्यक्तिगत प्रेम और दायित्व बोध से संलिष्ट रूप में सार्थक परिगति को प्राप्त करता है। पूरी कहानी अपने शिल्पगत परिवेश में भी कसी हुई है। छोटे छोटे स्वाद और नाट्यिकता के तत्व को इसे पठनीय के साथ अभिनय भी बनाती है। यह कहानी निश्चित, यहाँ पर आगे थोड़ा कर लेते हैं, यह कहानी निश्चित कहानी के विकास में मील का पत्थर भी माना जाता है। देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बनता है दोस्तों कि इस कहानी को क्या माना जाता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मील का पत्थर भी माना जाता है। तो ये दोस्तों इसका हुआ सारांश। इसके बाद इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये सभी को आपको लिख के चलना है। तो यहाँ पर पाठ के साथ पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो इसके आंसर में यहाँ पर दिया गया कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। कहानी के दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध का वर्णन है। तो ये दोस्तों सब्जेक्टिव में तो बहुत कम पूछा जाता है, अगर पूछेगा भी तो 2 अंक में, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे भी आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद हम देखेंगे इधर वाला क्वेश्चन जो कि 2 नंबर और 5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया है जब लहना सिंह अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है, पूछने जाता है कि क्या आपकी मंगनी हो गई है, तो वहाँ पर लड़की बोलती है कि देखते नहीं यह रेशम के कड़ा हुआ सालू। वहाँ पर यह बोलता है दोस्तों उसकी प्रेमिका। यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया होगी, तो इसका आपको बताना है कि इससे यह बात जब बोली तो क्या रिएक्शन था लहना सिंह का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहने का अर्थ है कि लड़की की मंगनी किसी दूसरे के साथ हो जाती है, तो वही लड़की बोलती है कि देखते नहीं ये रेशम वाला कड़ा हुआ सालू। यह बात सुनते ही लहना सिंह को हतप्रत रह गया, जिससे वह प्रेम करने लगा था वह अचानक उसका विवाह हो गया। यानी जब उससे वो पूछा कि क्या आपकी कुड़माई हो गई, तो लड़की ने धत कहकर बोला कि देखते नहीं यह रेशम वाला कड़ा हुआ सालू, यानी उसकी मंगनी किसी दूसरे के साथ हो चुकी थी। वह शुद्ध और अनमना हो उठता है, यानी वह बहुत क्रोधित, भड़का और व्याकुल हो जाता है इस बात को सुनते हुए। फिर उसके बाद लड़की धत कहकर भाग जाती है और वह फिर लहना सिंह घर जाने के लिए सोचता है। तो उसका मूड तो खराब हो गया है बात सुनते हुए। तो यहाँ पर क्या करता है देखिए कि जाते जाते किसी को गड्ढे में ढकेल देता है, तो किसी को यहाँ पर लिखा गया है कि घर वापस जाते समय भी उसका मन उखड़ा उखड़ा हो गया। यानी जब वह इस बात को सुनता है तो उसका मन और दिल टूट जाता है, यानी उखड़ जाता है। कभी किसी लड़के को गड्ढे में ढकेल देता है, रास्ते में जाते जाते कोई रास्ते में मिल जाता तो उसको गड्ढा में ढकेल देता तो, और कभी मोचे वालों को तंग करता था, यानी रास्ते में जब कोई आ रहा था तो उसको भी वह तंग करता था। कभी अन्यास ही कुत्ते को पत्थर मारता था, यानी जब उसका मूड खराब हुआ तो वो किसी को गड्ढे में ढकेल दे रहा था, फालतू में किसी को टक्कर मार दे रहा था और कुत्ते को भी ढेला मार रहा था। तो कभी गोभी वाले के ठेले पर दूध उगल देता, यानी जब किसी ठेला वाली आ रही थी तो उसके ऊपर दूध उगल देता। स्नान करते आती हुई एक वैष्णवी से टकरा जाता है। यह सारी प्रतिक्रिया दर्शाती है कि वह काफ़ी क्रोधित परंतु किंत दत्तव्य मूड है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इतना लिखना है। इसके बाद ही
यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया कि जाड़ा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह इस कथन का क्या आशय है, कथन का क्या आशय है। यानी पूछ रहा है दोस्तों कि यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, इस पंक्ति का क्या मतलब है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर आंसर में दिया गया है, वजीरा सिंह आगाह करते हुए लहना सिंह को बताता है कि तुम इस भयानक जाड़े में भी बीमार बोधा सिंह को ठंड से बचाने के लिए अपने दोनों कंबल दे देते हो, अपना बचाव नहीं करते हो। वजीरा सिंह मुहावरेदार भाषा में लहना सिंह को नेकली दिली पर टकाच करते हुए कहता है कि यदि तुम यहाँ जाड़े की गिरफ्त में आकर निमोनिया से मर जाते हो तो तुम्हारा बचाव मुरब्बे से संभव नहीं हो पाएगा। दरअसल वह लहना सिंह की जाड़े की हिफाजत के लिए यह फिक्रमंद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों फिरंगी मैमोला, जो कि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह के इस कथन में किसकी ओर संकेत है। तो इसका व्याख्या करना है दोस्तों। वजीरा सिंह के इस कथन में अंग्रेज महिला की ओर संकेत है, जो भारतीय सैनिकों को फल और दूध प्रसन्नतापूर्वक देती है और पैसे नहीं लेती है। दरअसल वह कृतज्ञता भाव से भरी है और उसका मानना है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक ही जर्मनी के खिलाफ उसके देश के हिफाजत करने में सक्षम है। यानी जब दोस्तों यहाँ पर वो विदेश लड़ने जाता है तो वहाँ पर एक महिला मिलती है जो उसे खाने के लिए फल और दूध देती है। उसके बदले में वो उसे पैसा देना चाहती है, लेकिन वो नहीं लेती है, क्योंकि वो कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क के बचाने आए हो, तो हम तुमसे कैसे पैसा ले सकते हैं। तो यहाँ पर उसी के बारे में लिखा गया है दोस्तों, तो आप इसे एक अच्छे से नोट कर सकते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है कि लहना के गाँव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। तो यह भी दोस्तों पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, इसे भी आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं एक एक लाइन को पढ़ के बता देता हूँ। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी दरअसल भारत के लोगों में तत्कालीन अंग्रेजी भारत सरकार के प्रति सामंजस्य और अविश्वास पैदा करना चाहता था। यानी वह चाहता था कि वहाँ जो लड़ाई हो रहा था उसके प्रति भारत सरकार के वैष्णवी और अविश्वास करके वो रोकना चाहता था, क्योंकि भारत के सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, और जबकि तुर्की जर्मनी के साथ था। मौलवी लहना सिंह के गांव में भोले भाले लोगों को यहाँ पर समझाते हुए कहता है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित होते हैं, वेद पढ़कर उसने विमान चलाने की विधा जान गए हैं और गौ को नहीं मारते हैं। हिंदुस्तान में आ गए तो गौ हत्या बंद कर देंगे और फिर मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाकखाने से रुपये निकाल लो, क्योंकि भारत सरकार का शासन समाप्त होने वाला है। इस तरह वह गांव वालों में मन में लालच और भय दोनों पैदा कर रहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या, वर्णन करें। तो आंसर में दिया गया है दोस्तों कि उसने कहा था मोटे तौर पर एक प्रेम कथा ही है, लेकिन अपने व्यापक अर्थों में यह प्रेम के औदात्य की कथानायक लहना सिंह बचपन में एक लड़के से प्रेम करता था, निष्पाद प्रेम, परंतु प्रेमिका के अन्यत्र विवाह हो जाने के बाद उसे लगभग भूल जाता है। लेकिन अचानक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसकी मुलाकात उसी से हो जाती है। वह उसके रेजिमेंट के सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी थी। युद्ध पर रवानगी जाने से पहले उससे अपने पति और इकलौते पुत्र बोधा सिंह की हिफाजत की आग्रह करता है, यानी उसे सुरक्षित रखने की सलाह देता है। वह अपने इस निष्कलुष प्रेम के प्रति किसी व्यक्तिगत लोभ या आकांक्षा से भरे सिर्फ प्रेम करता है और उससे जुड़े दायित्व बोध का निर्वाह करता है। युद्ध के दौरान वह सूबेदार और उसके पुत्र की हिफाजत करता है, स्वयं मृत्यु को प्राप्त करता है। और प्रेम व्यक्तिगत लाभ हानि का विषय नहीं, बल्कि प्रेम एक गंभीर, त्यागमयी और दायित्वपूर्ण अनुभवी का नाम है। यही इस कहानी का केंद्रीय भाव है दोस्तों। तो आप इतना इसे लिख सकते हैं। देखिए इसमें अगला जो क्वेश्चन है यह भी बहुत बार पूछा गया हमारे बोर्ड एग्जाम में। लहना सिंह का चरित्र वर्णन करें, या लहना सिंह के चारित्रिक विशेषता का वर्णन करें। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसका एक ही आंसर दिया गया। तो यहाँ पर बताया गया कि लहना सिंह उसने कहा था कहानी के नायक है।
वे अंग्रेज शासित भारतीय सेना के 77 सिख राइफल में जमादार थे। वो 12 वर्ष की उम्र में ही अपने मामा के घर अमृतसर आए हुए थे, जहां 8 वर्ष की लड़की, जो बाद में उनके रेजिमेंट के सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी के रूप में ही उनसे मिलती है। देखिए क्वेश्चन दोस्तों सारांश वाला ही है, अगर आप सारांश याद रखते हैं तो आप लगभग क्वेश्चन इसके बना सकते हैं। मिलती है, वे आकर्षित होती है, वे उसके प्रति अपने निश्चल से निष्काम प्रेम को हृदय में पूरी गरिमा के साथ संजोए रखती, मतलब उसके प्रेम को सजा कर रखती है, वो भूलती नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे अंग्रेजों के लिए भारतीय सेना की तरफ से जर्मनी के खिलाफ फ्रांस का जमीन पर युद्ध करते हैं, सूबेदारनी ने उसने अपने पति और हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह की हिफाजत करने के लिए कहा था। लहना सिंह जांबाजादी से अपनी जान देकर सूबेदारनी के कहे बात को निभाता है। वे एक बहादुर, अक्लमंद और बड़े ही हृदय वाले व्यक्तित्व है, जिसमें अपने प्रेम के लिए समर्पण की भी मतलब अपने प्रेम के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करता है। मान की भावना है, उरिंखलकता या चीख पुकार नहीं है, यानी वो आसानी से दोनों का सुरक्षा भी करता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था? जब विश्व युद्ध में वो गया हुआ था दोस्तों, तो वहाँ पर ठंड लगी थी, जिसमें लहना सिंह अपना दोनों कंबल बोधा सिंह को दे देता, तो वही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया, त्याग का परिचय दिया था। तो आंसर में बताया गया, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी सूबेदारनी, जिसके प्रति लहना सिंह एक निष्पाज प्रेम भाव अपने दिल हृदय में बचाकर संजो रखते आए हैं। वह प्रथम विश्व युद्ध में रवानगी से पहले अपने पति व इकलौते पुत्र बोधा सिंह की हिफाजत करने के लिए आग्रह करता है, किससे? लहना सिंह से। और लहना सिंह अपने इस निष्कलुष प्रेम के प्रति किसी व्यक्तिगत लोभ या आकांक्षा से भरे सिर्फ प्रेम करते हैं और उससे जुड़े दायित्व का निर्वाह करते हैं। युद्ध के दौरान में वह सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह की ठंड और मौत की हिफाजत करते हैं और स्वयं मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इस तरह बोधा सिंह की सुरक्षा करके वह प्रेम में दिए गए वचन की मर्यादा का, व्यक्तिगत दायित्व का तथा अंतर्राष्ट्रीय दायित्व दोनों का सफलतापूर्वक निभाते हैं। इसके बाद इसमें एक दो क्वेश्चन और है दोस्तों जो कि इम्पोर्टेंट है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। तो ये क्वेश्चन आप खुद से लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि इतना बताने के बाद लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिख सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर मैं लाया था दोस्तों, अगर है तो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है कि कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहाँ 12 वर्ष के एक लड़का लहना सिंह 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है कि तेरी कुड़मई यानी मंगनी हो गई, तो लड़की धत कहकर भाग जाती है, किंतु एक दिन धत कहने के बजाय कहती है, हाँ कल ही हो गई है। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू लहना सिंह हतप्रत रह जाता है, यानी यह बात जब सुनता है तो वह भावुक हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है। कहानी आगे बढ़ती है, लहना सिंह फौज में भर्ती हो जाता है और लड़की का विवाह सेना के सूबेदार से हो जाता है। लहना सिंह को इसकी जानकारी होता है। सूबेदार सेना के बाहर सूबेदारनी सेना में भर्ती अपने एकमात्र पुत्र बोधा सिंह और पति सूबेदार हजारा सिंह के युद्ध में रक्षा का वचन लहना सिंह से लेती है, यानी उसे बोलती है। लहना सिंह ने अपने युद्ध में अपनी प्राणों की बलि देकर उन दोनों लोगों की रक्षा की। यही उसका वास्तविक प्रेम था इस कहानी में। इसके बाद दोस्तों इसमें एक दो क्वेश्चन और है, तो यह भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि यह भी बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों उसने कहा था, दिव्य प्रेम पर प्रोनास्तगर कहानी है या नहीं, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया, आप इसे देखकर लिख लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें दोस्तों, उसने कहा था, शीर्षक कहानी में लेफ्टिनेंट साहब की जेब में क्या बरामद हुआ था? तो यहाँ पर आंसर में बताया गया कि उसने कहा था, शीर्षक कहानी में लेफ्टिनेंट साहब की जेब में 3-4 लिफाफे और एक डायरी बरामद हुई थी। तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, जितना बनता है इम्पोर्टेंट मैंने सभी क्वेश्चन बता दिया है। इसके बाद कुछ इसमें
व्याकरण दिए गए हैं, तो ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिया गया है, तो ये सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में किस चैप्टर का आपको चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका छाँट कर आपको वीडियो बनाकर ज़रूर लाऊँगा।